प्रेसिडेंट के बारे में, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको कुछ हल्का फुल्का ब्रीफ में बता दें। जैसे यूनियन एग्जीक्यूटिव, इसे बोलते हैं संघीय कार्यपालिका, तो ये इसी के फंडामेंटल पिलर है, ठीक है। तो ये पिलर नंबर प्रेसिडेंट, पिलर नंबर 2 वाइस प्रेसिडेंट, सी प्राइम मिनिस्टर, अगला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये तक। तो आप यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब इसके अंदर आप एग्जीक्यूटिव, इसके अंदर आप देखेंगे ये सारे पिलर, ठीक है। ये सारी चीज़ें और प्रेसिडेंट आएगा इसके अंदर, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और फिर अटॉर्नी जनरल, ये सारे आप देखिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा बता देते हैं इनके बारे में भी, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट है, तो ये आपका आता है आर्टिकल 52 से 78 के अंदर, ठीक है। तो जिसमें 52 है उसके देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब एक भारत का राष्ट्रपति होगा। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आपको मैं प्रेसिडेंट पढ़ाऊँगा तब बता दूँगा। अभी वाइस प्रेसिडेंट पढ़ाना है तो उसके बारे में सारा कुछ जानते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर आ गया, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और फिर अटॉर्नी जनरल। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि आर द यूजुअली कंपोज ऑफ दोज गवर्नमेंट मिनिस्टर हु आर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द मिनिस्ट्री, मतलब किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल। तो आप थोड़ा सा हिंदी में बता देता हूँ इसके बारे में। इसे मंत्रिपरिषद कहते हैं हिंदी में, और ये मंत्रिपरिषद आमतौर पर उन सरकारी मंत्रियों से बनी होती है जो एक मंत्रालय के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। इसके अध्यक्ष जो हैं वो पीएम होते हैं, ठीक है, जो नेतृत्व करते हैं सारे मंत्रियों का। तो ये छोटा छोटा सा आपके बारे में जानकारी होगी। अब हम आगे चलते हैं। हाँ, एक और चीज़ मैं भूल रहा हूँ, अटॉर्नी जनरल के बारे में बताना, ठीक है। ये सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ठीक है। आर्टिकल 76 मतलब क्लॉज 4(3), ठीक है, 88, 105, 143, 143। तो ये सारे आर्टिकल्स के अंदर महावादी की शक्तियाँ आती हैं, महान्यायवादी की, सॉरी हिंदी में से महान्यायवादी बोलते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं वाइस प्रेसिडेंट जल्दी से, तब तक हम थोड़ा सा फिगर देख लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सब टॉपिक हैं जिनके बारे में आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए। इस वीडियो जो बता चुका हूँ बेसिक इंडियन एग्जीक्यूटिव सेंट्रल स्टेट के बारे में और फिर प्रेसिडेंट के बारे में, टर्म इलेक्शन। तो एक्चुअली ये मैं बाद वाले टॉपिक में कवर करूँगा, ठीक है। तो सारा कुछ, और वाइस प्रेसिडेंट जो आज हम उसके इलेक्शन, ठीक है, टर्म और फंक्शन, शक्तियाँ, उसके बारे में, उसके सॉफ्ट टॉपिक्स में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलते हैं इस पर, देखते हैं, ठीक है। इनको आप पहचानते ही होंगे कौन है, बताइए जल्दी से कमेंट करके। जी, ये है आपके वाइस प्रेसिडेंट। जगदीप धनखड़ जी, जी। इन्होंने 12 अप्रैल 2024, सॉरी, जी, ठीक। तो शपथ ग्रहण करी थी, ठीक है, धनखड़ जी ने। और वाइस प्रेसिडेंट की कुछ शक्तियाँ कार्य में आज को पूरा बताने वाला हूँ। वैकेंसी ऑफ ऑफिस, मतलब कि कार्यालय की अवधि, जो पदावधि बोलते हैं इसे कार्यकाल भी बोलते हैं। टर्म है जो कार्यालय की रिक्तियाँ होती हैं, सारी चीज़ें, और इलेक्शन का डिस्प्यूट होते हैं, जो भी समस्याएँ होती हैं, ये आज क्लियर करूँगा मैं आपको। जैसे इसके रिलेशन और फंडामेंटल्स कीज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एडॉप्ट कहाँ से किया गया था? एडॉप्ट, जी, तो इसे एडॉप्ट
के कॉन्स्टिट्यूशन से किया गया था। ठीक है, ठीक है, तो इसे अडॉप्ट किया गया था। अडॉप्ट टू अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से वाइस प्रेसिडेंट के पद को। ठीक है, तो आर्टिकल 63 to 71 में पूरा कवर है आपका वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसका एक दूसरा नाम भी है, इसे बोलते हैं हिज सुपरफ्लूशियस हाइनेस। ठीक है, इसका दूसरा नाम है, इम्पोर्टेंट है, सेकेंड नेम से कुछ लोग बोलते हैं इसे, तो आपको मुझे लगता है सुपरफ्लूअस हाइनेस नाम से जानना चाहिए आपको। ठीक है, बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है, अगला तो देखिए आर्टिकल 63 में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, आर्टिकल 63 में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन आर्टिकल 63 के थर्ड क्लॉज में बात की गई है। ठीक है, तो क्या बात की गई है, तो जो बात की गई है वो है पहला सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का पहला क्या होगा, भारत का एक नागरिक होना चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन योग्यताएं। ठीक है, सेम है प्रेसिडेंट के। ठीक है, अगला कंप्लीटेड 35 ईयर ऑफ एज, 35 साल पूरे कर लिए होने चाहिए। ठीक है, थर्ड should be qualified for election for should be qualified for election as member of राज्य सभा। तो कहना चाहिए कि राज्यसभा के मेंबर होने के लिए उसे क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला है, ठीक है, तो अगला है should not hold any फिर से मैं लिख देता हूँ पाठ के, should not hold any office of profit। कहने का मतलब ये है कि वो किसी लाभ के पद पे
सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। बी में देगा कंप्लीट वो 35 ईयर एज पूरी कर ली होनी चाहिए, ठीक है। शुड बी क्वालिफाइड इलेक्शन, राज्यसभा के लिए वो क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है, सारी योग्यताएं उसकी। और अगला किसी सार्वजनिक पद पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गए क्वालिफिकेशन। राज्यसभा सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, ठीक है, ये सी नंबर वाला। और डी में उसे कोई लाभ, मतलब लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिए, ठीक है। सेम है प्रेसिडेंट में भी था, ठीक है, इन पब्लिक ऑफिस। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो आर्टिकल किसमें क्या गया, इसे क्या गया, आर्टिकल 66 से फर्स्ट क्लॉज, ठीक है। ए नंबर पे बोला गया है कि बाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफर वोट, मतलब कि प्रोपोर्शनल मतलब अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी मत की बात की गई है, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन है ना, अप्रत्यक्ष मत के लिए होता है, ठीक है। तो बाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हु कैन वोट, ठीक है, कौन वोट कर सकता है, ठीक है। तो हु कैन वोट, तो देखिए इसमें नंबर 1 पे हम देखेंगे, इसमें एकल संक्रमणी मत, ठीक है, एज ए प्रेसिडेंट है ना, सेम एज प्रेसिडेंट कहेंगे, ठीक है। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा, क्या होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा, ठीक है। तो बी नंबर, अब बी पे देखते हैं हम क्या होगा। बी पे होगा मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, मतलब संसद के दोनों सदनों के सदस्य होने चाहिए, ठीक है। मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, सी नंबर पे हम देखेंगे मतलब दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य होने चाहिए, मतलब नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस, समझे, मतलब हैंस बोथ इलेक्टेड तो नॉमिनेटेड, ठीक है। डी नंबर पे हम देखेंगे हाँ, लेकिन बट स्टेट
टीचर कैंट वोट, कैंट वोट, ठीक है। लेकिन राज्य विधायिका मतदान नहीं कर सकती, समझ रहे हैं। और ऊपर बोला नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस, मतलब कि उसमें दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य होंगे, जिसमें से मैंने आपको बताया कि हेंस बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, मतलब कि अंतर निर्वाचित एवं नामांकित दोनों होने चाहिए, ठीक है। इसमें कुछ रेशियो है 2020 का, वही सब। नेक्स्ट, अब हम कहेंगे इसकी ओथ, ओथ एंड अफर्मेशन, अफर्मेशन, ओथ एंड अफर्मेशन, ठीक है। इसमें हम देखेंगे मतलब कि शपथ एवं प्रतिज्ञान आर्टिकल 69 पे, आर्टिकल 69, ठीक है। इसमें देखेंगे ओथ टेकन बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब कि जो है ये किसके सामने शपथ लेगा, प्रेसिडेंट के। अगर उनकी वो नहीं रहते तब तो फिर ये किसके सामने लेंगे, उनके द्वारा किसी विशिष्ट व्यक्ति के, ठीक है, जो ये मनोनीति करेंगे कि भाई मनोनीत करेंगे कि भाई लीजिए, सॉरी, शपथ, तो कोई विशेष व्यक्ति अपॉइंट करेंगे तब उनके सामने शपथ लेंगे। टू बियर ट्रू faith and allegiance to the Constitution of India, ठीक है। मतलब कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखना, ये शपथ लेनी पड़ती है उनको, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इसी नंबर पे, टू फेथफुली डिस्चार्ज दी ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। कहने का मतलब ये है कि अपने कार्यालय के कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना, ठीक है। किसका कर्तव्य है, राष्ट्रपति जी का कर्तव्य है, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट। देखिए वाइस प्रेसिडेंट, जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के, वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, ठीक है। और सबसे लंबा कार्यकाल भी नहीं करा है। और डॉक्टर अंसारी जी का, हामिद अंसारी जी का भी था, ठीक है। अब अगर देखते हैं हम आर्टिकल 67, ठीक है। टर्म ऑफ ऑफिस मीन्स वाइस प्रेसिडेंट की पदावधि या कार्यकाल, ठीक है। देखिए क्या क्या है, ए नंबर पे हम देखते हैं पहला, तो मतलब उन्होंने टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम डेट
5 साल के लिए वो ज्वाइन करेंगे, ठीक है। का कार्यकाल कितना होगा? 5 साल का। अगला देखिए बी नंबर पे बात करें। बी में क्या है? देखिए बी में देखते हैं कैन रिज़ाइन, मतलब रिज़ाइन कैसे करेंगे, ठीक है, किसको कर सकते हैं। तो रिज़ाइन के बारे में बात करेंगे, मतलब इस्तीफा, ठीक है, इस्तीफा। देखिए तो टू द प्रेसिडेंट, किसको? से लिख सकते हैं टू दी प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सी नंबर पे कैन बी रिमूव्ड, मतलब इन्हें हटाया कैसे जाएगा, है ना। तो रिमूव्ड, जी, तो रिमूव का प्रोसेस क्या होगा इनका, ठीक है। रिमूव का प्रोसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक बात हम देखेंगे कि क्या किया जाएगा, रिजोल्यूशन लाया जाएगा, ठीक है। और कहाँ लाया जाएगा? राज्यसभा में पास्ट किया जाएगा, पास्ट बाई इफेक्टिवली, बाई इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है। तो कहने का मतलब कि क्या हुआ, ये प्रस्ताव लाया जाएगा राज्यसभा में, क्या प्रभावी बहुमत का, ठीक है, ठीक है, 2/3 जैसा है, 2/3 बहुमत। अब सेम लोकसभा में भी होगा, सेम एज लोकसभा, मेजोरिटी वाला लोकसभा, ठीक। अगला मतलब लोकसभा में साधारण बहुमत आएगा, ध्यान देने वाली बात है ना। तो फिर अगला बी नंबर में हम देखेंगे कि 14 डेज एडवांस नोटिस देना पड़ेगा उनको हटाने से पहले अपने पद से। 14 डेज का क्या होगा? एडवांस नोटिस, एडवांस नोटिस, ठीक है, 14 दिन, उससे पहले नहीं, एडवांस नोटिस देंगे तभी ऐसा कर पाएंगे प्रोसेस के हिसाब से। अगला मतलब अगर इससे पूर्व सूचना दिए बिना करते हैं तो फॉलो अप नहीं होगा। सी नंबर पे कैन कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड 5 year until his successor assumes charge। कहने का मतलब अपने उत्तराधिकारी के कार्यभार संभालने तक 5 वर्ष से अधिक समय तक पद पर बने रह सकते हैं। मतलब जब तक कोई नया व्यक्ति नहीं आ जाता तब तक वो अपने पद पर रह सकते हैं 5 साल तक, फिर ठीक है, 5 साल से अधिक तक, ठीक है। जैसे ही वो आएगा फिर ये अपना पद भार छोड़ देंगे। डी नंबर पे क्या है कि पात्रता के बारे में, किस चीज़ की पात्रता में, री इलेक्शन, पुनः चुनाव की, कि मतलब एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, री इलेक्शन।
एक बार अगर सिलेक्ट हैं, ठीक है, और दोबारा चाहते हैं अपने कारोबार समाप्त होने के बाद, तो दोबारा आप चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार चुनाव लड़ लिया तो दोबारा अपने उसी पद को दोबारा ग्रहण करने में समस्या नहीं होगी कोई भी। अगला है वैकेंसी ऑफ ऑफिस, मतलब कि पद रिक्तता के बारे में या कार्यालय में रिक्ति के बारे में। तो वैकेंसी इन ऑफिस, वैकेंसी इन ऑफिस, आर्टिकल 68 कहता है। इसमें से ए में देखेंगे और expiration of tenure, expiration of tenure, मतलब कार्यकाल की समाप्ति पर। ठीक है, रेजिग्नेशन, इस्तीफे की बात है, से रिमूवल, निष्कासन, और डी में डेथ। अच्छा, इसमें कुछ याद करने वाली बात है, नोट करके लिख लीजिएगा चाहे। रिमेंबर कि देखिए, इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड बिफोर एक्सप्रेशन ऑफ टेन्योर, कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव होना चाहिए। ठीक है, अगर पद में है तो उसे कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव करा लेना चाहिए। इफ ऑफिस फॉल वैकेंट, यदि कार्यकाल खाली हो जाता है तो रेजिग्नेशन के कारण हो सकता है, रेजिग्नेशन, डेथ। अच्छा, इलेक्शन शुड बी हेल्ड एज सून पॉसिबल, दी न्यू वाइस प्रेसिडेंट रिमेन ऑफिस ऑफ 5 ईयर। ठीक है, तो ये सब टाइप चीज़ें आपको नोट डाउन कर लेनी है। लिखाऊंगा नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं चुनावी विवाद पे, मतलब इलेक्शन डिस्प्यूट। देखिए, चुनावी में समस्या क्या होती है, चुनाव में समस्या क्या होती है इसकी। तो इफ एनी डिस्प्यूट अकर, देखिए, तो जो कोई भी डिस्प्यूट होगा तो देन सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज फाइनल, मतलब कि अंतिम निर्णय किसका होगा, सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का आपका क्या होगा, अंतिम निर्णय होगा। ठीक है, बी नंबर चलते हैं, यदि कोई विवाद होता है तब। अगला कह रहा है इलेक्शन ऑफ पर्सन एज वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट
challenged on ground, क्या ground, ground that electoral college was incomplete, ठीक है। मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किसी व्यक्ति के चुनाव को इस आधार पे हम चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह निर्वाचन मंडल अधूरा है, ठीक है। सी नंबर में लिखेंगे, इफ द इलेक्शन of person as vice president is declared as void, then a act मतलब कि यदि व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव शून्य घोषित कर दिया जाता है, ठीक है, इलेक्शन में चुनाव शून्य घोषित कर दिया जाता है अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो। देखिए वीवी गिरी जाकिर हुसैन की डेथ हो गई थी पद पे रहते हुए, और वाइस प्रेसिडेंट के पद में फरुखुद्दीन अली जो है अहमद जी जो है मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रेसिडेंट के रूप में आए थे इनकी, ठीक है, पद ग्रहण किया। अच्छा, इलेक्शन रिलेटेड जो भी वाइस प्रेसिडेंट के जो भी हैं उन्हें प्रेसिडेंट देखता है आर्टिकल 71। ठीक है, अब हम इनके शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेसिडेंट की पावर एंड फंक्शंस, वो क्या क्या है, मतलब शक्तियाँ और कार्य इनके। तो पहला नंबर पे हम ए नंबर पे देखते हैं इनके, ठीक है। पहला, एक्ट एज एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। समझ रहे हैं आप कि मतलब किस चीज़ में, मतलब ये पदेन सभापति होता है किसका, राज्यसभा का, ठीक है, जिस पीठासीन बोलते हैं, मतलब सब कुछ इसके नियंत्रण में होना चाहिए, आर्टिकल 64, ठीक है। हाँ, आर्टिकल 64 और 65 शक्तियों का उल्लेख है। अब हम देखते हैं बी में, बी नंबर पे मोस्टली सिमिलर टू दैट ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो किसके सिमिलर की शक्तियाँ होती हैं, लोकसभा के, है ना। क्या लिखवाने की जरूरत तो है नहीं इस पर, ठीक है। हाँ, लिखवा देता हूँ, मोस्ट
के स्पीकर, ठीक है। अगला सी नंबर पे देखते हैं। देखिए, मैंने आपसे शुरू में ही बताया था कि क्या हुआ है, ये इसे लिया गया है अडॉप्ट अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो करंटली धनखड़ जी हमारे चल रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो कुछ बताना चाहूँगा इसके बारे में कि देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति से सीनेट के उच्च सदन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, मतलब वो वहाँ से अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट की पावर है, पावर एंड फंक्शंस। तो वो भी मैं लिखा देता हूँ कि आपको याद रहे। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज चेयरमैन ऑफ सीनेट अपर हाउस, ठीक है। मतलब कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो है सीनेट के उच्च सदन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, ये वहाँ पे है अमेरिका। अगला देखेंगे डी नंबर में हम कहेंगे, ठीक है, कि एक्ट एज प्रेसिडेंट, क्योंकि देखिए बहुत कुछ इसकी पावर फंक्शंस और बहुत कुछ, अगर आपने ये प्रेसिडेंट पढ़ लिया तो वाइस प्रेसिडेंट तो एकदम ही सरल है, ठीक है। तो एज इसीलिए बार बार मैंने कहा है कि एज फॉर प्रेसिडेंट सेम एज। तो एक्ट ऑफ एज प्रेसिडेंट ड्यूरिंग वैकेंसी ड्यू टू resignation एंड डेथ, और एक महाभियोग में भी हट सकता है। तो जब उनका पद खाली हो जाता है तब ये कार्यवाहक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ठीक है। हाँ, लेकिन देखिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ बता देता हूँ कि वाइस प्रेसिडेंट का कार्यवाहक नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमेशा प्रेसिडेंट में काम करेगा, ठीक। लेकिन रिक्ति होने पर। अगला डी था, एक्ट ऑफ प्रेसिडेंट बता दिया है मैंने आपको। आप कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट मैक्स ऑफ 6 मंथ, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने महीने तक काम करेगा? 6 महीने तक। आर्टिकल 65 जरूरत है। अब देखिए इसके कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट मैक्स फॉर 6 मंथ, ठीक है। ज़्यादातर 6 महीने, जब तक कि नया चुनाव नहीं हो जाता है। प्रेसिडेंट के रूप में, प्रेसिडेंट का शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये प्रेसिडेंट का शॉर्ट फॉर्म ऑब्लिगेशन कह सकते हैं, याद रखिएगा, काम आएगा। while acting as president, ठीक है। तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट
does not does not perform as chairman of राज्यसभा। ठीक है, तो जब तक ये प्रेसिडेंट के पद पे रहेगा, कार्यवाहक प्रेसिडेंट के पद पर, तब तक क्या ये राज्यसभा का चेयरमैन नहीं होगा और उसकी सारी शक्तियाँ उसके कार्य परफॉर्म नहीं कर पाएगा। यही बात है यहाँ पर मैंने लिखवाई। ठीक है, मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करते हैं जब तक वो अपने कार्यवाहक राष्ट्रपति रहते हैं, उपराष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एमेल्यूमेंट्स, मतलब कि परिलब्धियाँ। ठीक है, वेतन भत्ते और बाकी चीज़ें। तो देखिए इसकी सैलरी फिक्स नहीं होती, इसकी सैलरी जो है सैलरी नॉट फिक्स्ड। क्या है, वेतन तय नहीं होता इसका, किसका, वाइस प्रेसिडेंट का। बी नंबर पे एमोल्यूमेंट्स ड्रॉस रेगुलर सैलरी इन हिज कैपेसिटी एज चेयर कहने का मतलब कि उसे जो पारिश्रमिक है राज्यसभा के सभापति के रूप में नियमित वेतन प्राप्त करता है। ठीक है, उसी नंबर में 4 लाख इस समय मिलती है इनको। ठीक है, सैलरी और कहाँ से मिलती है ये भी जान लीजिए। तो ये मिलती है आपको, ये मिलती है इसको संचित निधि से। कहाँ से, संचित निधि से। संचित निधि से इसका मतलब ये कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया देता हूँ, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ